हे एवरीबॉडी, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम प्रश्न बैंक जो कि कक्षा 12वीं इतिहास की होने वाली है, जो कि 2020-21 की बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको इन क्वेश्चन को सभी को याद करना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 7 है उसके क्वेश्चन आंसर को। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक हमने जो चैप्टर 7 के पहले के चैप्टर से यानी कि हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 6, तो इन चैप्टर्स के वीडियो भी बना दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उनको भी जाकर अच्छे से वॉच कर लेना क्योंकि वो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के चैप्टर को देख लेते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी कि आज हम विजयनगर साम्राज्य से जुड़े क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर व बुक्का, नरसिंह सालू, वीर सिंह या कृष्णदेवराय? सो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा हरिहर व बुक्का। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ है? हम्पी में, चिदंबर में, बेलूर में या श्रीरंगम में? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा हम्पी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? किसने विजयनगर की सबसे पहले यात्रा की थी? किस विदेशी यात्री ने? निकोलो कोंटी। तो राइट आंसर रहेगा निकोलो कोंटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? यानी कि गोपुरम का क्या मीनिंग है? तो फर्स्ट है गाय का एक प्रकार, सेकेंड है मंदिर का प्रवेश द्वार, तीसरा है भू राजस्व का एक प्रकार, चौथा है नृत्य की एक शैली। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा मंदिर का प्रवेश द्वार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में या 1348 ईस्वी में? तो फ्रेंड, राइट आंसर रहेगा 1336 ईस्वी में। सो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आमुक्त माल्याद ने लिखी है, यानी कि ये जो किताबें किसने लिखी है? तो राइट आंसर रहेगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक थे, उन्होंने लिखी है। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा कृष्णदेव राय। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदुरई चट्टी थे। कौन थे कदुरई चट्टी? तो घोड़े के व्यापारी, जो भी घोड़े के व्यापारी थे उन्हें कदुरई चट्टी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर रहेगा घोड़े के व्यापारी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सही रहेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की मातृ देवी को नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पंपा देवी के नाम से जाना जाता था और है भी आज भी। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सर्वेक्षण जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नल कोलिन मैकेंजी भारत के प्रथम सर्वेक्षण जनरल डायरेक्टर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध सन में लड़ा गया। तो तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। तो राइट आंसर रहेगा 1565। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा विजयनगर में सेना प्रमुख को नायक कहा जाता था। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद सेकंड है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की? तो हम्पी के भग्नावशेषों की खोज कर्नल कोलिन मैकेंजी ने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा हजारा राम मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानवमी पर्व किस राज्य में मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, और आज भी वहाँ महानवमी मनाया जाता है। आप इसमें कोष्टक में करके लिख देना, प्रायद्वीपीय पठार इलाका, प्रायद्वीपीय भारतीय इलाका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सा उपनगर बसाया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा नगलपुरम नामक एक उपनगर बसाया था, और ये उनकी माताजी के नाम पर उन्होंने बसाया था। सो ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सही जोड़ियाँ है, जिसमें फर्स्ट है हरिहर प्रथम। तो हरिहर प्रथम थे संगम वंश से, तो इसका फर्स्ट आएगा। उसके बाद नरसिंह जो कि थे सालू वंश से, तो इसका सेकंड आएगा। उसके बाद थर्ड है कृष्णदेव राय, तो ये थे टुल्लू वंश से, तो ये रहेगा थर्ड का। और उसके बाद फोर्थ है तिरुमाल, तो ये थे अराविदु वंश से, तो इसका रहेगा फोर्थ। तो ये रहेगी हमारी कंप्लीट सही जोड़ी। सो चलिए अपने आप सत्य असत्य को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सत्य असत्य में फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई, तो इसका आएगा सत्य। उसके बाद सेकंड, निकोले दी कॉन्ती मोरक्को को देश से संबंधित था, तो इसका आएगा असत्य, क्योंकि वो कहाँ से संबंधित था? वो तो इटली से संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राक्षस तांगड़ी युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, तो इसका भी सत्य आएगा। जो अभी हमने ऊपर तालीकोट युद्ध पढ़ा उसी को राक्षस तांगड़ी युद्ध कहा जाता है। उसके बाद अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद टुल्लू राजवंश की नींव नरसिंह ने रखी, तो इसका भी आएगा सत्य। सो आई होप हमारे सत्य से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 4 अंकीय प्रश्न। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आंसर को और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए क्या कार्य किए? यानी कि वहाँ पे वर्षा जल संचय के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई थी? तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं।
जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विजयनगर जल आवश्यकता की पूर्ति या फिर उन्होंने कैसे वर्षा जल की व्यवस्था की, उसका आंसर सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। उसमें लिखना है विजयनगर प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, इसलिए पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंधन करना आवश्यक था। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का दृश्य पहाड़ियों से पूर्ण है। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदियों में मिलती है। लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक है का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इस हौज में आसपास के खेतों व राजकीय केंद्रों तक पानी ले जाया जाता था। जल संबंधित संरचनाओं में से एक है हिरिया नहर, जिसके भग्नावशेष आज भी है। संभवतः इसका निर्माण संयम वंश के राजाओं ने करवाया था। या और वस्तुतः आपको निष्कर्ष में लिखना है, वस्तुतः विजयनगर की जल संपदा काफ़ी विकसित थी तथा वहाँ के राजाओं ने बांधों व नहरों के द्वारा जल की आवश्यकताओं को पूरा किया था, अर्थात वर्षा जल का संचय किया था। सो आपको इस तरह इसका आंसर लिखना है। तो आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, हमें यह बात बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले भूमिका में लिखना है विजयनगर जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। स्वाभाविक है इसका पतन अचानक नहीं वरन धीरे धीरे हुआ था, अर्थात कृष्णदेव राय विजयनगर के महान सम्राट की मृत्यु के पश्चात से ही विजयनगर के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। और देखिए आगे, कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया। इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों के मध्य स्थिति बदल गई। यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी टांगड़ी यानी कि तालीकोट के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने मिलकर करारी शिकस्त दी। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि विजयनगर का पतन एक सांझी नीति के द्वारा हुआ। यानी कि हम ओवरऑल देखें तो विजयनगर का जो पतन हुआ वो कृष्णदेव राय जो कि सबसे महान शासक थे, उनकी मृत्यु के बाद ही शुरू हो गया था। बाद में क्या हुआ कि जो विजयनगर के आसपास के इलाके थे, वहाँ के जो राजा थे, वो सब राजा आपस में मिल गए। यानी कि जब वो आपस में मिल गए और उन्होंने मिलकर एक सेना बनाई, यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है संयुक्त सेना द्वारा, है ना, विजयनगर पर आक्रमण किया गया और विजयनगर को लूट लिया गया। और इस प्रकार क्या हो गया, विजयनगर का पतन हो गया। तो ये इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस निष्कर्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय को विजयनगर के शासकों में महान शासक क्यों समझा जाता है। यानी कि जो कृष्णदेव राय थे उनकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जिनके कारण वे सबसे महान शासक थे। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है विजयनगर अर्थात विजय का शहर एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, जैसे संगम, सुल्लू, तुलु। इनमें से तुलु के राजा कृष्णदेव राय तुलु का कार्यालय सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि रहा, देखिए इसके कारण कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो उनका शासन था उस टाइम पीरियड में विजयनगर का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। यानी कि चारों तरफ से उसका विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता उनकी विस्तार प्रणाली और दृढ़ीकरण थी। यानी कि उन्होंने धीरे धीरे उस साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र हासिल कर लिया। 1512 में तथा 1524 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया और 1520 में बीजापुर के सुल्तानों को पराजित कर दिया। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यहाँ अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थिति में यह फला फूला तथा साथ ही बेहतरीन मंदिरों के निर्माण व मंदिरों में भव्य गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार को जोड़ने का श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। यानी कि जब कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक बने तो उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई, साम्राज्य का विकास किया। साथ ही जो आसपास के जो दूसरे सुल्तान थे उन पर कब्जा कर दिया, दमन
दमन कर लिया और उस इलाकों को भी जीत लिया। और उन्होंने क्या किया, हर समय जो पूरा विजयनगर साम्राज्य था वो युद्ध के लिए तैयार तो रहता था, परंतु साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ही अच्छी शांति और समृद्धि भी थी। दोनों चीज़ें एक साथ थी, यानी कि युद्ध और शांति दोनों एक साथ उस विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी। और वो किसके टाइम पे हो रहा था, वो सब कृष्णदेव राय जो राजा थे उसके टाइम पे हो रहा था। इसीलिए निष्कर्ष में क्या लिखना है, उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक व भौगोलिक सभी क्षेत्रों का विस्तार व विकास हुआ। अतः विजयनगर कृष्णदेव राय के शासन में चरमोत्कर्ष पर था। तो ये आपको आंसर लिखना है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर नायक के कार्य बताइए। तो चलिए देख सकते हैं अमर नायक के कार्य। अमर शब्द, सबसे पहले आपको अमर नायक की डेफिनेशन बतानी है। तो अमर शब्द का अभिप्राय मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, लड़ाई या युद्ध। अतः अमर नायक सैनिक कमांडर थे। उसके बाद इनके कार्यों को बताना है। सबसे पहला, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायकों को राय द्वारा प्रशासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, जिन पर ये प्रशासन करते थे। दूसरी बात, अमर नायक जो थे वो जो किसान थे उनसे और साथ ही शिल्पकारियों से और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। उसके बाद तीसरा रहेगा, अमर नायक विजयनगर शासकों को एक प्रभावशाली सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। अमर नायक जो होते थे वो राजा को एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। ये थे अमर नायक के कार्य। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इस डेफिनेशन का और इस वन कार्य का, और उसके बाद इन बाकी के बचे 3 कार्यों का। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है, संक्षेप में लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको भूमिका में लिखना है, विजयनगर के लगभग सभी शासकों की स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। इसी कारण विजयनगर साम्राज्य में अनेक महल, सुंदर आवास स्थल, उपवन व झीलें थी। कमल महल और यानी कि लोटस महल और हाथियों का अस्तबल इसी प्रकार की 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, शाही केंद्र में भव्य महलों में सर्वाधिक सुंदर कमल महल था। यह नामकरण इस महल की सुंदरता एवं भव्यता से प्रभावित होकर अंग्रेज यात्रियों द्वारा दिया गया था। संभवतः यह परिषद भवन था जहां राजा और उसके परामर्शदाता विचार विमर्श करते थे, यानी कि डिस्कशन करते थे। साथ ही जो हाथियों का विशाल अस्तबल यानी कि हाथियों के रहने का स्थान है, कमल महल के समीप ही स्थित था। इसकी विशालता से स्पष्ट है कि विजयनगर के शासक अपनी सेना में हाथियों को अधिक महत्व देते थे। उनकी विशाल एवं सुसंगठित सेना जो थी, है ना, विशाल और सुसंगठित जो सेना थी, इनमें हाथियों की पर्याप्त संख्या थी। उसके बाद आपको लिख देना है कि अस्तबल की स्थापत्य कला शैली पर इस्लामी स्थापत्य कला शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके निर्माण से भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला शैली का अनुकरण किया गया है। उपयुक्त लेख से स्पष्ट होता है कि विजयनगर के शासक धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहनशील थे। यानी कि इस पूरे जो हमने अभी इसका आंसर देखा उससे ये निष्कर्ष निकलता है, जो कमल, लोटस महल और जो वहाँ के हाथियों के स्तंभ थे, उनकी स्थापत्य कला वो इस तरीके से बनाए गए थे जो कि इस्लाम की शैलियों से थे। तो इसका मतलब ये है कि वो धर्म के प्रति सहिष्णुता वाले तथा सहनशील थे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों टॉपिक्स का। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में महानवमी डिब्बा के संबंध में अनुष्ठानों का क्या महत्व था। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले भूमिका में लिखना है, महानवमी का शाब्दिक अर्थ है महान 9 दिवस। और महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णित किया गया है। उसके बाद आपको लिखना है, महानवमी डिब्बे से संबंध अनुष्ठानों का व्यापक महत्व था। अनुष्ठान संभव सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहारों जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि तथा महानवमी के नामों से जाना जाता है
इसके वहाँ पर मनाए जाते थे। जब जो ये मनाए जाते थे उस टाइम पर इन अनुष्ठानों पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। यानी कि जब ये अनुष्ठान किए जाते थे तो वे ऐसी कुछ चीज़ें करते थे, जैसे कि इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी सम्मिलित थी। दूसरा वो क्या करते थे, नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़े, हाथियों व रथों व सैनिकों की शोभा यात्रा निकालते थे। उसके साथ ही इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। इन उत्सवों का गहन सांकेतिक अर्थ था। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया? आपके अनुसार यह पद्धतियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहित द्वारा प्रदान की गई जानकारी से किस प्रकार पूरक थी? तो जो अभी 2 शताब्दियों के टाइम पीरियड में हम्पी यानी कि विजयनगर के अध्ययन में किन किन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, किन किन प्रोसीजर से उसके बारे में जानकारी इकट्ठी हुई, उनके बारे में हमें लिखना है। और हमें बताना है कि जो विरूपाक्ष मंदिर थे उनके जो पुरोहित थे, पुरोहित यानी कि वहाँ पे अब आरती पूजा करने वाले पंडित, उनके द्वारा जो बात कही गई वो कैसे पूरक थी। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाँ, आपको सबसे पहले वो लाइन लिख देनी है जो क्वेश्चन में है कि हम्पी के जो अध्ययन में 2 शताब्दियों से निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। सो आपको सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद आपको आंसर शुरू करना है। तो ये रहा हमारा आंसर। फिर आपको यहाँ से आंसर लिखना है कि हम्पी के भग्नावशेष में अध्ययन में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। 1800 ईस्वी में कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। दूसरी विधि आपको बतानी है कि कालांतर में छाया चित्रों में हम्पी के भवनों के चित्रों के संकलन प्रारंभ कर दिया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर गर्निलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों को सबसे पहले विस्तृत चित्र दिए। उसके बाद आपको तीसरी विधि में लिखना है कि हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का भी अध्ययन किया। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का अध्ययन कर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तेलुगु, कन्नड़, तमिल में लिखे गए साहित्यिक से मिलान करते हैं। इनसे उन्हें साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिली। अब नीचे आपको लिखना है, निसंदेह ये जो पद्धतियाँ थी ये विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पूरक थी, क्योंकि मैकेंजी द्वारा प्राप्त जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिरों के पुरोहित की स्मृतियों पर आधारित थी। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हाँ, आपको ये बात भूलनी नहीं है, यहाँ पर आपको शुरुआत में वो लाइन ऐड कर देनी है कि हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में पिछले 2 शताब्दियों से निम्नलिखित जो प्रक्रिया है या पद्धतियों का अनुसरण किया गया है, उसके बाद आपको ये पद्धतियाँ लिखनी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, एक दोनों का। उसके बाद इस एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ऑल क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर 7 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। सो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इससे कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।